सुप्रभात। पाठ 18 अपठित गद्यांश। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 18 अपठित गद्यांश नामक पाठ। पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जाने अपठित गद्यांश के विषय में। अपठित गद्यांश अर्थात बिना पढ़ा हुआ ऐसा गद्यांश जो पाठ्यक्रम से भिन्न हो, वह किसी पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि से लिए जाते हैं। इनका निर्धारित पाठ्यक्रम कोई संबंध नहीं रखता। यानी अपठित जो बिना पढ़ा गया हो, अपठित जो पढ़ा ना गया हो, गद्यांश मतलब कर। आप इसके विषय में जानेंगे। इसका अंश किसी विशेष पुस्तक या समाचार पत्र या पत्रिकाओं से ले जाते हैं। इनका निर्धारित पाठ्य पुस्तक से कोई संबंध नहीं होता है। आइए परिभाषा क्या है देखते हैं। गद्य का वह अंश जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा नहीं गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। ये रहा आपका अपठित गद्यांश का परिभाषा। यानी अपठित गद्यांश का मुख्य लक्ष्य छात्रों में भाषा के विकास स्तर का पता करना होता है। बच्चों, अपठित गद्यांश के अभ्यास से छात्रों के अंदर बौद्धिक विकास होता है। उनमें सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए आपको अपठित गद्यांश को पढ़ने के लिए प्रस्तुत दिया जाता है ताकि आपके अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास हो, आपको सोचने और समझने की क्षमता बढ़े। अपठित गद्यांश में प्रश्न भी दिए जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर को आपको ढूंढना होता है। बच्चों, अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आइए हम उसको बताते हैं कैसे उसे करना चाहिए। अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर मूल भाव को जान लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को जब 2 से 3 बार पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से वो भाव स्पष्ट हो जाएगा कि इस गद्यांश में क्या कहने का प्रयास किया गया है। उसके बाद अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में होते हैं। यानी जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उसी गद्यांश में दिए जाते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते हैं, उसी में रहते हैं। तो आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप उस गद्यांश को पढ़िए, और जब पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उस प्रश्न के फिर दोहराकर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उस प्रश्न के उत्तर आपको उस गद्यांश से मिल जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर दिए गए अवतरण के अनुकूल होना चाहिए, और जो भी आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो जो उसमें प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्नों के अनुसार होना चाहिए, उस गद्य के अनुसार होना चाहिए जिसका वो मुख्य भाव चल रहा है उस गद्यांश में। अगला है
प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त, स्पष्ट, सरल भाषा में देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों के उत्तर को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको दिए गए प्रश्नों के उत्तर को संक्षिप्त रूप में और सरल रूप में, स्पष्ट रूप में देना चाहिए। बहुत बड़ा कर या बहुत बड़ा करके प्रश्न के उत्तर नहीं देने चाहिए। अगला है प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल भाषा में देना चाहिए। तो मैंने बताया। अगला है प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण की सहायता से अपनी भाषा में देना चाहिए। यानी जो भी उत्तर दीजिए तो अपनी भाषा में दीजिए, लेकिन जो उसका जो भाव है उसके अनुरूप होना चाहिए। इसको ध्यान रखना है आपको लिखते समय। अगला है अवतरण का शीर्षक उसके मूल भाव के अनुकूल होना चाहिए। यानी जो भी आप उस प्रश्न में कुछ शीर्षक दिए जाते हैं लिखने के लिए, तो उस शीर्षक को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं अलग से नहीं होते, उसी गद्य के अनुसार ही होते हैं, उसी मूल भाव के अनुकूल ही होना चाहिए। ऐसा आपको प्रयास करके लिखना चाहिए। बच्चों, जब इन सभी जो सावधानियां जो मैंने 6 प्रकार के बताए, इन सभी सावधानियों को आप ध्यान से रखकर जब लिखेंगे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा और आप उसको सही रूप से लिख लेंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए कुछ हम गद्यांश यहाँ पर दिए गए हैं, उसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ तरीका बताते हैं, बाकी आप उसको लिखेंगे। है, हमें संसार के सभी जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए और उनके प्रति अपना व्यवहार भी मधुर रखना चाहिए। समाज का हर व्यक्ति, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, परिचित अपरिचित, हमारे उचित स्नेह और सम्मान का अधिकारी है। साधारणतः किशोर व किशोरियों के जीवन में माता पिता, गुरुजन एवं अनेक सहपाठियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनमें माता पिता और गुरुजन प्रत्येक स्थिति में हमारी श्रद्धा और हमारे सत्कार के पात्र हैं। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति जो हमसे आयु में छोटा किंतु विद्या, बुद्धि, पद एवं सामर्थ्य में हमसे श्रेष्ठ हो, वह भी हमारे आदर का पात्र है। अपने से गुण में श्रेष्ठ किसी व्यक्ति से जब भी भेंट हो जाए तब उसके प्रति अभिवादन का भाव प्रकट करें। विनम्रतापूर्वक उनको प्रणाम करना ही सर्वश्रेष्ठ ढंग है। हम उनके चरण स्पर्श करते हुए भी उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। उनके साथ बातचीत करते समय पूरी विनम्रता और शालीनता बरतें। क्रोध, क्षोभ अथवा घृणा का भाव मन में उठे तो उसे किसी भी रूप में प्रकट न होने दें। शब्दों का प्रयोग भी सोच समझकर करें। गुरुजनों से आंखें न मिलाएं और न उनके किसी कथन को चुनौती दें। यदि किसी बात से आप असहमत हों और अपनी असहमति स्पष्ट करना चाहें तो बड़ी विनम्रता के साथ याचनापूर्वक असहमत प्रकट करें। इसका उन पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपकी असहमति से उनको जरा भी कष्ट या क्रोध नहीं होगा। जरा भी कष्ट नहीं होगा। संभव है वे स्वयं आपसे सहमत हो जाएंगे।
ये गद्यांश रहा। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ें। हमारे स्नेह और सम्मान का अधिकारी कौन है? तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, परिचित अपरिचित, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अगला है किशोर किशोरियों के जीवन में किसका महत्व अधिक है? तो ये गद्यांश के अनुसार इसका आंसर लिखेंगे। विकल्प है माता पिता, गुरुजन, सहपाठी, उपर्युक्त सभी। अगला है आयु में कम व्यक्ति को आदर देना चाहिए यदि वह विद्या, बुद्धि, पद व सामर्थ्य में श्रेष्ठ हो, अमीर हो, बदमाश हो, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा विद्या, बुद्धि, पद व सामर्थ्य में श्रेष्ठ हो। अगला प्रश्न है बड़ों के साथ किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो विकल्प है विनम्रता, शालीनता, शब्दों का उचित प्रयोग, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। ये पहले गद्यांश का ये प्रश्न के विकल्प के द्वारा उत्तर थे जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा विकल्प का बताते हैं, उसके बाद आप इसको करेंगे। गद्यांश है गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का ही उपदेश दिया था। संसार में आकर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, तभी वह मानव कहलाने का अधिकारी है और तभी वह अपने समाज का कल्याण कर सकता है। आलस तथा निरुपयोग पूर्ण जीवन तो पशु जीवन है। जिसके खूंटे पर बंध गए वह खाने को चारा तो देगा ही। उद्योग से मानव में स्वावलंबन की भावना का उदय होता है। इससे वह अपना तथा देश का कल्याण कर सकता है। आलसी व्यक्ति धोबी के कुत्ते की तरह होता है जो न घर की ही रखवाली करता है और न घाट पर ही जा पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आलसी व्यक्ति न अपना भला कर सकता है और न अपने परिवार का, न समाज का और न अपने राष्ट्र का। आलस का परित्याग ही सफलता का प्रथम सोपान है। तो बच्चों, जो मैंने आपको बताया, समझाया, यानी जो पैराग्राफ अभी आपको जो पढ़ाया, उस पैराग्राफ को आप 2-3 बार पढ़ें। 2-3 बार पढ़ेंगे तो इस पैराग्राफ का सही भाव आपको स्पष्ट आएगा। तो नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको परेशानी नहीं होगी। पहला है, आइए इसको देखते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसका उपदेश दिया? तो विकल्प है कर्मयोग का, भक्ति योग का, निष्काम कर्म का, युद्ध करने का। तो सही विकल्प होगा कर्म योग का। अगला प्रश्न है समाज का कल्याण कैसे हो सकता है? तो विकल्प है कर्म के द्वारा, परोपकार के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है पशु जीवन किसे कहा गया है? तो विकल्प है स्वार्थपूर्ण कर्म को, उद्योगी मनुष्य को, आलस तथा उद्योगहीन जीवन को पता नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा आलस तथा उद्योगहीन जीवन को। अगला प्रश्न है सफलता का प्रथम सोपान क्या है?
तो विकल्प है आलस्य का त्याग, परिश्रम, परोपकार, स्वार्थ का त्याग। तो आप इसका सही उत्तर किसको बताएंगे? पहला, आलस्य का त्याग। अगला है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यह है कर्म का महत्व, दूसरा सफल जीवन का रहस्य, तीसरा श्री कृष्ण का उपदेश, चौथा कर्मयोग का सिद्धांत। तो इसका सही विकल्प होगा पहला, कर्म का महत्व। तो बच्चों, ये रहा आपका दूसरा गद्यांश जिसको मैंने आप सभी को बताया। अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो इस गद्यांश जो दिए गए हैं, जो अपडेट हैं, इन गद्यांशों के उत्तर देने में आपको परेशानी नहीं होगी। जब आप जो बताए गए निर्देश जो आपको पढ़ने के लिए बताए जा रहे हैं उसे आप करेंगे तो आप आसानी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को कर सकते हैं। अगला तीसरा और चौथा यहाँ पर दिए गए हैं। इन तीसरा और चौथा को भी आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप इसे आसानी से इसे अपने कॉपी में इसे लिख सकते हैं। तीसरा भी बता देते हैं। बाजार और विज्ञापन ने हिंदी को एक क्रांतिकारी रूप दिया, जिसमें रवानी है, रोमांच है, आज की सबसे बड़ी चाहत का अकूत संसार है। इस तरह हिंदी भविष्य की भाषा, समय का तकाजा और रोजगार की जरूरत बनती जा रही है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हिंदी सूचना क्रांति की भाषा है। इतने सारे समाचार चैनल हैं और सभी चैनलों पर हिंदी अपने नए रूप, नए कलेवर और नए तेवर में निखर कर छाई रहती है। तुलनात्मक अर्थों में आज अंग्रेजी पत्रकारिता से हिंदी पत्रकारिता का मूल बाजार, उत्पादन, उपभोग और वितरण बहुत बड़ा है। प्रिंट मीडिया की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। पत्रिकाओं की लाखों प्रतियां रोजाना बिकती है। दिन चीन के बाद सबसे अधिक अखबार हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं। इस दृष्टि से यह दूसरे स्थान पर है। हिंदी संप्रेषण की यह मानवीय, रचनात्मक और सार्वभौमिक उपलब्धि है। पत्रिकाएं हिंदी की गुणवत्ता और प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्प है। यह भ्रम फैलाया गया था कि हिंदी रोजगारोन्मुखी नहीं है। आज सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रों में करोड़ों हिंदी पढ़े लिखे लोग आजीविका कमा रहे हैं। भविष्य में हिंदी की मांग और अधिक होगी। हिंदी किसकी जरूरत बनती जा रही है? तो उत्तर होगा इसका, यानी विकल्प है भविष्य की भाषा, समय का तकाजा, रोजगार की जरूरत, उपयुक्त सभी। तो इसका पहला का चौथा उत्तर सही होगा, उपयुक्त सभी। हिंदी को क्रांतिकारी रूप किसने दिया? तो विज्ञापन, बाजार, पहला और दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा दूसरा का 3, यानी दूसरा का 3 होगा, विज्ञापन और बाजार। तीसरा है भविष्य में हिंदी की मांग बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा पहला, यानी बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा अखबार कहाँ पढ़ाया जाता है? तो विकल्प है भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी।
तो इसका सही विकल्प होगा चौथा का दूसरा, यानी चीन। तो ये रहा इन प्रश्नों के उत्तर, जो आपको मैंने संक्षिप्त उत्तर देकर बताया और समझाया। इसी तरीक़ा से आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। अब इसके बाद कुछ अभ्यास दिए गए हैं, अभ्यास कार्य दिए गए हैं। उस अभ्यास कार्यों को आपको कर लेना होगा। 3 अभ्यास कार्य हैं, तीनों अभ्यास कार्यों को आपको करना होगा। आपने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से इस पाठ 18 पद्यांश को पढ़ा। उम्मीद है आपको इसे अच्छे से समझ में आया होगा। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।